हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौम्या गुप्ता लीगल वोकैब बाय सौम्या में आपका हार्दिक स्वागत करती हैं। आज बच्चों बहुत दिनों बाद मैं आपसे इंटरेक्ट कर रही हूँ। फिर से एक बार फिर लेके आई हूँ आपके सामने सेक्शन 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बच्चों, हम एक सीरीज़ शुरू कर चुके हैं जो थोड़ी थोड़ी दिनों में आप तक पहुँच जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये सब जो मैं पढ़ा रही हूँ। कोई भी डाउट या क्वेरी हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट बिल्कुल पोस्ट कीजिए। मैं और मेरी टीम आपको जवाब देने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। आशा है आपको ये सब पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए चैनल लीगल वोकैब बाय सौम्या। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 24 बिना देर किए। सेक्शन 24 क्या कहता है, आप देखिए। वॉइड एग्रीमेंट्स के बारे में है कि एग्रीमेंट कौन से वॉइड होते हैं अगर कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट्स उनका अनलॉफुल है कुछ पार्ट के लिए। समझिएगा, सेक्शन 24 कह रहा है अगर कोई पार्ट सिंगल कंसिडरेशन का या मोर फॉर वन और मोर ऑब्जेक्ट्स के लिए या एनी वन और एनी पार्ट के लिए वन ऑफ सेवरल कंसिडरेशंस फॉर सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए अनलॉफुल हुआ तो वो एग्रीमेंट वॉइड होगा। इलस्ट्रेशन क्या कह रहा है, ए प्रोमिसेस टू सुपरिंटेंड ऑन बिहाफ ऑफ बी। ए ने प्रॉमिस किया है कि वो सुपरिंटेंड करेगा बी के बिहाफ पे ए लीगल मैन्युफैक्चर है जो कि ऑफ इंडिगो एंड एन इलीगल ट्रैफिक इन अनदर आर्टिकल्स पे भी करेगा। बी प्रॉमिस करता है पे करने के लिए टू ए इस सैलरी ऑफ 10,000 रुपीज़ एक ईयर में जो होता है। बी ने प्रॉमिस किया है ए को एक सैलरी 10,000 रुपीज़ की देने के लिए साल में। एग्रीमेंट वॉइड होगा, क्यों? क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट जो है, जो कि एज ने प्रॉमिस किया है ए ने, एंड द कंसिडरेशन फॉर बीज प्रॉमिस जो है कि उसकी कंसिडरेशन में दे रहा है ना, कि मतलब ए ने प्रॉमिस किया है कि वो सुपरिंटेंड करेगा बी के बिहाफ पे लीगल मैन्युफैक्चर को ऑफ इंडिगो को और इलीगल ट्रैफिक करेगा अनदर आर्टिकल्स को। तो एग्रीमेंट क्या होगा उसका? वॉइड होगा, क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट जो है वो भी अनलॉफुल है और कंसिडरेशन भी अनलॉफुल है उसका। सेक्शन 25 पढ़ते हैं हम। सेक्शन 25 कह रहा है एग्रीमेंट वॉइड इफ़ मेड विदाउट कंसिडरेशन। अब भाई जहाँ पे कंसिडरेशन ही नहीं होगी तो वो एग्रीमेंट वॉइड ही होंगे। कैसे होंगे? लेकिन जब तक नहीं होंगे, इट इज़ unless it is in writing and registered or is a promise to compensate for something done or is a promise to pay a debt barred by limitation law। एग्रीमेंट जो होता है किसी भी कंसिडरेशन के बिना वॉइड ही होते हैं, लेकिन तब तक नहीं होंगे जब तक वो अगर राइटिंग में है या रजिस्टर्ड है और इज़ ए प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर समथिंग डन और इज़ ए प्रॉमिस टू पे ए डेप्ट। अगर वो डेप्ट को प्रॉमिस कर रहा है देने के लिए जो कि बार्ड हो चुकी है लिमिटेशन लॉ से, तो वो ये होगी, एग्रीमेंट उसके वॉइड होंगे। एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड अनलेस इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग, जो कि मैं बता चुकी हूँ राइटिंग में होना ज़रूरी है उनका, अगर वो कंसिडरेशन वो वॉइड ना हो तो। और रजिस्टर्ड अंडर द लॉ for the time being in force for the registration of documents is made on account of natural love and affection से बना हो between parties standing in a near relation to each other, or unless it is promised to compensate wholly or in part a person who has already voluntarily done something for the promisor or something which the promisor was legally who has already voluntarily done something for the promisor or something which the promisor was legally compellable to do, और unless तब तक भी नहीं होगा कि इसे प्रॉमिस होगा मेड इन राइटिंग साइंड बाय द पर्सन टू बी चार्ज देयर विद और बाय हिज एजेंट जनरली और स्पेशली ऑथराइज्ड होगा उनके बिहाफ पे, in that behalf to pay wholly or in part a debt of which the creditor might have enforced payment but
for the law for the limitation of suits. In any of these cases, such an agreement is a, इस सब केसेस में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने आपको बताया, उन सब केसेस में ये सारे एग्रीमेंट्स क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे, वॉइड नहीं होंगे अगर ये कंसिडरेशन नहीं है इसमें तब भी. इन एनी ऑफ दिस केसेस सच एन एग्रीमेंट इज ए कॉन्ट्रैक्ट होगा. एक्सप्लेनेशन 1 कह रहा है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द वैलिडिटी एज बिटवीन द डोनर एंड डोनी ऑफ एनी गिफ्ट एक्चुअली मेड. कुछ भी इस सेक्शन का इफेक्ट नहीं करेगा वैलिडिटी बिटवीन डोनर एंड डोनी ऑफ एनी गिफ्ट एक्चुअली मेड. क्लियर. एक्सप्लेनेशन सेकंड कह रहे हैं कि जो कि एग्रीमेंट है टू विच द कंसेंट ऑफ द प्रोमिसर इज़ फ्रीली गिवन, प्रोमिसर की कंसेंट को फ्रीली दी गई है, नॉट वॉइड रहेगी, तब वॉइड नहीं होगी. मेनली बिकॉज द कंसिडरेशन इज इनएडिक्वेट, इसलिए नहीं कि कंसिडरेशन इनएडिक्वेट है या विदाउट कंसिडरेशन है, बट द इनएडिक्वेसी ऑफ द कंसिडरेशन मे बी टेकन इनटू अकाउंट बाय द कोर्ट इन डिटरमाइनिंग द क्वेश्चन whether the consent of the promisor was freely given. इनएडिक्वेसी से कोई लेना देना नहीं होगा इस केस में, लेकिन इस बात को ज़रूर ध्यान में रखा जाएगा. Determining the question whether the consent of the promisor was freely given. Illustrations देख लेते हैं हम इसके. Illustrations G तक हैं. 6 illustrations हैं इसके. A बोल रहा है, A प्रॉमिस करता है for no consideration, किसी कंसिडरेशन के लिए नहीं, to give to B ₹1000. दिस इज़ ए void agreement होगा. A for natural love के लिए दे रहा है, affection दे रहा है, promises to give his son ₹1000. A puts his promise to be into writing and registered it. This is a contract. हमने ए ने प्रॉमिस किया है आउट ऑफ लव और अफेक्शन के कारण, जो कि मैं ऊपर बता चुकी हूँ, टू गिव हिज सन रजिस्टर्स, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा. सी है ए फाइंड्स बीस पर्स एंड गिव्स इट टू हिम. बी प्रोमिसेस टू गिव ₹50. दिस इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट कि मतलब ए ने फाइंड किया बी का पर्स और उसको दे दिया, और बी ने प्रॉमिस किया उसको ए को ₹50 देने के लिए, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा. ए डी कह रहा है, डी इलस्ट्रेशन कह रहा है कि ए सपोर्ट्स बीज इन्फेंट. ए ने सपोर्ट किया बी के इन्फेंट सन को. बी प्रॉमिस कर रहा है टू पे एज एक्सपेंसेस इन सो डूइंग. दिस इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट रहेगा. अब ई कह रहा है A owes B ₹1000, but the debt is barred by the Limitation Act. A signs written promise to pay B ₹500 on account of the debt. This is a contract होगा. A agrees to sell a horse with F. क्या कह रहा है इलस्ट्रेशन, ए ने एग्री किया एक हॉर्स को ₹1000 में बेचने के लिए, जो कि ₹1000 का है उसे ₹10 में बेचने के लिए. एज कंसेंट टू द एग्रीमेंट वाज फ्रीली गिवन दिया है. जो एग्रीमेंट है इस कॉन्ट्रैक्ट है, नॉट विद, लेकिन उसका जो कंसिडरेशन है वो तो कम है, फिर भी ₹10 है कंसिडरेशन अमाउंट है उसका, क्या है ₹10, पर वर्थ कितना है उसका 1000. तो उसको जो एग्रीमेंट होगा वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, इससे लेना देना नहीं होगा. नॉट विद स्टैंडिंग द फैक्ट दैट द इनएडिक्वेसी ऑफ द कंसिडरेशन. जी क्या कह रहा है, ए एग्रीज टू सेल हॉर्स ऑफ वर्थ ₹1000 फॉर ₹10. A denies that his consent to the agreement was freely given. The inadequacy of the consideration is a fact which the court should take into account in considering. इस केस में कंसिडरेशन की inadequacy को अकाउंट में लेना चाहिए, वेदर इसको लेना चाहिए कि वेदर और नॉट इस कंसेंट वाज फ्रीली गिवन. क्लियर. कोई डाउट हो तो प्लीज़ 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 पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में प्लीज़. सेक्शन 26 क्या कह रहा है, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज वॉइड. एवरी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ द मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर दैन ए माइनर इज़ वॉइड. मतलब कोई भी एग्रीमेंट, हर एक एग्रीमेंट जो कि मैरिज को रोक रहा है किसी पर्सन से, जो कि माइनर नहीं है, वो वॉइड होगा. भैया माइनर से वॉइड होता है हमेशा. कोई भी एग्रीमेंट हो रहा है अगर, तो माइनर से करना एग्रीमेंट नहीं कहलाता है, वो वॉइड एग्रीमेंट कहलाता है. लेकिन अगर कोई और पर्सन से कह रहा है तो वो रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज के रोकने के लिए अदर देन ए माइनर, तो वो वॉइड होगा. और जो एवरी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ द मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन ए माइनर इज़ वॉइड. सारे एग्रीमेंट
किसी भी पर्सन जो कि माइनर से अलग है, माइनर नहीं है, के वॉइड होंगे, क्योंकि माइनर से का तो वैसे भी वॉइड नहीं होता है अगर वो उसको रोकी जाए उसकी मैरिज को, क्योंकि वो जो माइनर होता है उससे एग्रीमेंट करने के लिए बिल्कुल भी वो सक्षम नहीं है, कॉम्पिटेंट नहीं है टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। कौन? माइनर। क्लियर? सेक्शन 27 एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, एग्रीमेंट जो कि ट्रेड को रोक रहा है वो भी वॉइड होगा। कैसे? बाय विच एनी वन इज रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम एक्सरसाइजिंग लॉफुल प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस ऑफ एनी काइंड इज टू दैट एक्सटेंट वॉइड होगा। पर इसका एक्सेप्शन है, मतलब जहाँ पर ये जो लॉ है वो ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता है। कौन सा सेक्शन एक्सेप्शन है? वो 1 कह रहे हैं हम, सेविंग ऑफ एग्रीमेंट नॉट टू कैरी ऑन बिजनेस ऑफ विच गुडविल इज सोल्ड, गुडविल जिसकी सोल्ड हो रही है और उसको कैरी नहीं किया जा रहा है, यानी कि वन हु सेल्स द गुडविल ऑफ ए बिजनेस में एग्री विद द बायर टू रिफ्रेन फ्रॉम कैरिंग ऑन ए सिमिलर बिजनेस विद इन स्पेसिफाइड लोकल लिमिट्स के लोकल लिमिट्स के अंदर, सो लॉन्ग एज द बायर or any person deriving title to the goodwill from him carries on like business therein, provided that such limits appear to be quote reasonable हो, regard being had to the nature of the business। ओके, सेक्शन 28 क्या कह रहा है? एवरी एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स वॉइड कहलाएगा। एवरी एग्रीमेंट बाय विच एनी पार्टी देयर टू इज रिस्ट्रिक्टेड absolutely from enforcing his rights होगा under or in respect of any contract by the usual legal proceedings in the ordinary tribunals, or which limits the time within which he may thus enforce his rights, or which extinguishes the rights of any party thereto or discharges any party thereto from any liability under or in respect of any contract on the expiry of a specified period so as to restrict any party from enforcing his rights is void होता है to that exception। इसका भी exception है to that extent, sorry, इनके भी exceptions हैं, exception 1, 2 and 3। exception 1 कह रहा है saving of contract to refer to arbitration dispute that may arise, उस कॉन्ट्रैक्ट को हम सेव कर लेते हैं, बचा के रख लेते हैं कि उसको मतलब वॉइड नहीं होने देंगे। टू रेफर आर्बिट्रेशन डिस्प्यूट दैट में अराइज होता है आर्बिट्रेशन डिस्प्यूट, दिस सेक्शन शैल नॉट रेंडर इलीगल ए कॉन्ट्रैक्ट बाय विच 2 or more persons एग्री that any dispute which may arise between them in respect of any subject class of subject shall be referred to arbitration से होगा, and that only the amount awarded in such arbitration shall be recoverable in respect of the dispute so referred होगा। तो ये एक्सेप्शन है, इसमें वॉइड नहीं होगा अगर कोई लीगल प्रोसीडिंग चल रही है उसको रोकने के लिए। ओके, अगर वो आर्बिट्रेशन डिस्प्यूट में है तो। एक्सेप्शन 2 सेविंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू रेफर क्वेश्चंस दैट हैव ऑलरेडी अराइजन, नॉर शैल दिस सेक्शन रेंडर इलीगल किसी चीज़ को एनी कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग बाय विच 2 or more persons agree to refer to arbitration any question between them which has already arisen or affect any provision of any law in force for the time being as to references to arbitration। Exception 3 this section shall not render illegal a contract in writing by which any bank or financial institution ने stipulate agreement किया a term in a guarantee or any agreement making a provision for guarantee for extinguishment of the rights or discharge of any party thereto from any liability under or in respect of such guarantee or agreement on the expiry of a specified period which is not less than 1 year from the date of occurring or non-occurring of a specified event for extinguishment or discharge of such party from the said liability। एक्सप्लेनेशन क्या है इनके एक्सप्लेनेशन हैं। इन एक्सेप्शन 3 में एक्सप्रेशन बैंक को डिफाइन किया गया है कि बैंकिंग कंपनी हैज़ डिफाइंड इन क्लॉज सी ऑफ सेक्शन 5 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग एक कॉरस्पॉन्डिंग न्यू बैंक है
as defined in Clause DA of Section 5 of the Banking Regulation Act 1949. State Bank of India constituted under Section 3 of the State Bank of India Act 1955. Subsidiary बैंक का मतलब क्या होता है? As defined in Clause K of Section 2 of the State Bank of India Subsidiary Banks Act 1959, Act 38 of 1959, a regional rural bank established under Section 3 of the Regional Rural Banks Act 1976, Act number 21 of 1976. A cooperative bank क्या होता है? Is defined in Clause CCI of Section of the Banking Regulation Act 1949. A multi-state cooperative bank as defined in Clause CCIIA of Section 5 of the Banking Regulation Act 1949, Act number 10 of 1949, and in exception 3 the expression a financial institution means any public financial institution within the meaning of Section 4A of the Companies Act 1956, Act number 1 of 1956. आई होप ये सेक्शन 28 भी आपको क्लियर अच्छे से हो गया होगा। ये सब बैंकिंग के को बताए गए हैं जिन जिन एक्ट्स में बैंक के की और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या मतलब होता है, डिफाइन क्या है, सब्सिडियरी बैंक क्या होती है, कोऑपरेटिव बैंक क्या होती है, रीजनल रूरल बैंक क्या होता है, ये सब बैंक्स के बारे में इसमें एक्सप्लेनेशन में बताया गया है, जो कि एक्सेप्शन 3 में आपको बताया था मैंने। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है वो भी क्लियर होगा, जो कि आप कंपनीज एक्ट में पढ़ेंगे सेक्शन 4A में। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब वही होता है। सेक्शन 29, एग्रीमेंट्स वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी। अगर एग्रीमेंट को जिसका कोई भी सर्टेनिटी नहीं है और उसकी ये भी सर्टेनिटी नहीं है कि उसको सर्टेन बनाया जाएगा, तो वो भी वॉइड होगा। इलस्ट्रेशन, ए एग्री करता है बी को 100 टन्स ऑफ ऑयल। इसमें कुछ भी ऐसा शो नहीं हो रहा है कि किस तरह का व्हाट काइंड ऑफ ऑयल वाज इंटेंडेड विच यू वांट टू सेल। तो जो एग्रीमेंट है वो वॉइड होगा, क्योंकि इसकी ये एक अनसर्टेनिटी है एग्रीमेंट। बी क्या कह रहा है इसका इलस्ट्रेशन, ए एग्रीज टू सेल बी 100 टन्स ऑफ ऑयल ऑफ अ स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन known as an article of commerce. There is no uncertainty, इसमें नहीं है कोई भी। Here to make the agreement void, A who is a dealer in coconut oil only agrees to sell to B 100 tons of oil. The nature of A's trade affords an indication of the meaning of the words, and A has entered into a contract for the sale of 100 tons of coconut oil. A agrees, ठीक है, इसमें एंटर कर लेता है। A agrees to sell to B all the grain in my granary at रामनगर। देयर इज़ नो अनसर्टेनिटी, इसमें भी नहीं है कि वो एग्रीमेंट वॉइड हो। एक एग्रीमेंट कहता है ई इलस्ट्रेशन क्या कह रहा है, ए एग्री टू सेल टू बी 1000 माउंट्स ऑफ राइस एट ए प्राइस टू बी फिक्स्ड बाय सी एज अ प्राइस कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन। देयर इज़ नो अनसर्टेनिटी, इसमें भी नहीं है कोई। हियर टू मेक एन एग्रीमेंट कि उसे वॉइड का करार दिया जाए। ए एग्रीज टू एफ क्या इलस्ट्रेशन क्या कह रहा है, ए एग्री करता है बी को बेचने के लिए माई वाइट हॉर्स फॉर ₹500 और ₹1000। देयर इज़ नथिंग टू शो विच ऑफ द टू प्राइजेज वाज टू गिवन। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, तो जो एग्रीमेंट इसका होगा वॉइड होगा, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो कि शो करे कौन से टू प्राइजेज में से दिया जाएगा। सेक्शन 30, आई होप सेक्शन 29 तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 30, जो कि इस वीडियो का लास्ट सेक्शन है। सीरीज़ हम आगे भी कवर करेंगे पूरी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, आप हमसे जुड़े रहिएगा। सेक्शन 30 पढ़ लेते हैं। एग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेजर वॉइड कहलाते हैं। क्या होता है सेक्शन 30? वेरी इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सेक्शन 30 क्या कह रहा है। एग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेजर वॉइड होता है। एग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेजर आर वॉइड एंड नो सूट शैल बी ब्रॉट फॉर रिकवरिंग एनीथिंग एलिज्ड टू बी वन on any wager entrusted to a person to abide the result of any game or other uncertain event on which any wager is made. Exception क्या होता है इसका? In favor of certain prizes for horse racing. This section shall not be deemed to render unlawful, कुछ भी unlawful नहीं होगा इस subscription or contribution or agreement to subscribe or contribute made or entered into for or toward any played prize or sum of money of the value or amount of 500 rupees or upwards to be rewarded to the winner or winners of any horse race.
सेक्शन 294A जो है इंडियन पीनल कोड का, ये अफेक्ट नहीं होता, इससे कुछ भी अफेक्ट नहीं होगा, जो कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम टू लीगलाइज एनी ट्रांजैक्शन कनेक्टेड विद हॉर्स रेसिंग। लीगलाइज नहीं करेगा कुछ भी, कोई भी ट्रांजैक्शन जो कि हॉर्स रेसिंग से कनेक्टेड है, टू विच द प्रोविजन सेक्शन 294 ऑफ द इंडियन पीनल कोड एक्ट नंबर 45 ऑफ 1860 अप्लाई हो रहा है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर करके जाइए, हम शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, अगली सीरीज़ में हम फिर से मिलेंगे। एक आगे की कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करेंगे सेक्शन 31, 32, 33, 34, 35 5 सेक्शंस हम करेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्टे सेफ, स्टे काम। थैंक यू सो मच। गुड बाय।